डियर सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू द कंप्लीट एग्जाम। आज के स्टूडियो में डिस्कस करेंगे जीके और जीएस यानी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। ऐसे एमसीक्यू सिलेक्ट किया जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली बार बार पूछे जाते हैं। तो आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। और मैंने इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ पे जाके आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग द लिक्विड। करेक्ट आंसर इज मर्क्यूरी। जो मर्क्यूरी है, जो पारा है, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग द लिक्विड। आपको ये टर्म याद रखनी, अमॉन्ग द लिक्विड। इसका क्या मतलब है? जो मर्क्यूरी है ये क्या है? ये तो एक मेटल है, लेकिन इसको लिक्विड के अंतर्गत काउंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के फॉर्म में होता है और ये बेस्ट कंडक्टर है किसका? हीट का। इसीलिए आप सभी ने देखा होगा जो थर्मामीटर होती है, जो तापमापी बोलते हैं अपन, उसके अंदर क्या होता है? मर्क्यूरी ही होता है। तो आपको ये याद रखना है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव बैक टू द अर्थ। करेक्ट आंसर इज आइनोस्फियर। जो आइनोस्फियर एक लेयर है, कहाँ पे होती है? एटमॉस्फेयर में। देखिए 5 टाइप की लेयर होती है, उनके बारे में आपको बताऊंगा। सिर्फ अपने को क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी बन सकती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी अपन यहाँ से गेन करते चलेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी जो एक्स्ट्रा जानकारी बताऊंगा ना, उस वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच लेयर ऑफ एटमोस्फियर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव बैक टू द अर्थ। करेक्ट आंसर इज आइनोस्फियर। पांचली मेन लेयर होती है अपने एटमोस्फियर में। सबसे पहले कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मीजोस्फियर, उसके बाद आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर है उसको क्या कहा जाता है हिंदी में? शुभ मंडल। जो स्ट्रेटोस्फियर है उसको समताप मंडल बोला जाता है, मीजोस्फियर को मध्य मंडल, और जो आइनोस्फियर है जिसको क्या कहा जाता है? आयन मंडल। और जो बाहर की होती है एक्सोस्फियर, उसको बाह्य मंडल कहा जाता है। लेकिन जो आइनोस्फियर है ना, वहाँ से क्या होता है, जैसे अपने धरती से क्या हुआ, जो रेडियो वेव्स है वो आसमान की तरफ जाने लगी, उसके बाद जो आइनोस्फीयर है वहां से क्या किया जाता है? उसको पुनः रिप्लेट किया जाता है। तो यही अपने को क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नो एटमोस्फियर द लेंथ ऑफ डे वुड। करेक्ट आंसर इज रिमेन अनइफेक्टेड। अब रिमेन अनइफेक्टेड इसका क्या मतलब है? आपने सभी ने तो देखा होगा, जो एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर क्या है? जो लेंथ ऑफ डे है उस पर कोई इसका इफेक्ट नहीं करता, वो डिपेंड नहीं करता। वो किस पे डिपेंड करता है? जो दिन है, दिन कितना लंबा होगा, ये किसी एटमॉस्फेयर पे डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है रोटेशन ऑफ अर्थ। लेंथ ऑफ डे इज डिपेंडेंट अपॉन द रोटेशन ऑफ अर्थ। जो अर्थ का जो रोटेशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अपन को डायरेक्ट पूछ रहा है, इफ नो एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो उस पर कुछ इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा, वो तो रिमेन अनइफेक्टेड ही रहेगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्री रिसीव वेरी लिटल सनशाइन सफर फ्रॉम रिकेट्स। करेक्ट आंसर इज रिकेट्स। अब क्या होता है, आप सभी ने तो देखा होगा, जो वेस्टर्न कंट्री होती है वहाँ पे जो धूप होती है वो काफ़ी हद तक कम होती है। और अपने शरीर में जो कैल्शियम बनने के लिए जो विटामिन डी है, विटामिन डी की अपने को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। लेकिन विटामिन डी कहाँ से मिलता है? किसी फल या सब्जी से नहीं मिलता, वो अपने को मिलता है किससे मिलता है? जो सूरज की जो किरणें होती है, जो सनरेज होती है, उसके द्वारा मिलता है। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्री होती है वहाँ पे सनशाइन तो बहुत ही कम होती है। तो वहाँ के जो छोटे बच्चे होते हैं वो किस डिसीज से सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं? दे आर सफर फ्रॉम रिकेट्स। किससे? रिकेट्स से सबसे ज़्यादा वो सफर करते हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज एडेड टू मेक नेचुरल रबर स्ट्रॉन्ग एंड मोर बाउंसी। करेक्ट आंसर इज सल्फर। सल्फर का एडिशन किया जाता है नेचुरल रबर में। किस लिए एडिशन किया जाता है? जो रबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग और बाउंसी हो सके, इसलिए यहाँ से और एक क्वेश्चन बन जाता है कि द एडिशन ऑफ सल्फर टू द नेचुरल रबर फॉर मेकिंग
strong and more bouncy is known as, that process are known as vulcanization of rubber। यानी क्या बोला जाता है, जो सल्फर को ऐड किया जाता है किसमें, नेचुरल रबर में, किस लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग और बाउंसी बनाया जाए, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है वैल्कोनाइजेशन ऑफ रबर। आपको ये याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ह्यूमन बॉडी कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। करेक्ट आंसर इज वाटर। जो ह्यूमन बॉडी है, इंसान का जो शरीर है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, किसकी मात्रा होती है, पानी की मात्रा होती है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोस्कोपी इज अ टेक्निक यूज टू एक्सप्लोर द स्टमच और अदर इनर पार्ट्स ऑफ बॉडी इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। करेक्ट आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे टर्म है एंडोस्कोपी। तो आप सभी ने तो एंडोस्कोपी का नाम सुना होगा। एंडोस्कोपी किस लिए यूज़ किया जाता है, जो अपने बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है, जैसे स्टमच वगैरह हो गया, उसमें क्या गड़बड़ है, गड़बड़ यानी ये नहीं बोलेंगे कि उल्टी वगैरह हो गया, इसके लिए नहीं, कोई पार्ट वगैरह डैमेज है क्या, क्या इसके लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो वो टेक्निक किसके बेस पे, किस फिनोमिना पे वर्क करती है, यही अपने को पूछ रहा है। तो वो वर्क करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। किसके पे वर्क करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पे ये वर्क करती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रजिस्टर हाई स्पीड मेमोरी एलिमेंट सिचुएटेड इन द सीपीयू। करेक्ट आंसर इज सीपीयू। जो रजिस्टर हाई स्पीड मेमोरी एलिमेंट है, वो कहाँ पे सिचुएट होता है, सीपीयू में। अब यहाँ पे टर्म है सीपीयू। तो सीपीयू क्या है, सीपीयू कंप्यूटर का एक पार्ट है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ। करेक्ट आंसर इज 206। यानी जो अडल्ट यानी जो वयस्क इंसान होता है, उसके अंदर कितनी हड्डियां होती है, तो कितनी होती है, कुल 206 हड्डियां होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो नवजात शिशु होता है, इन न्यूबॉर्न बेबी बॉडी कंसिस्ट हाउ मेनी बोन्स। करेक्ट आंसर इज 300। जो नवजात शिशु होता है, उसके अंदर कितने बोन्स होते हैं, 300। और जो अडल्ट होता है, उसके अंदर कितने होते हैं, 206। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया विजन 2020 इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू millennium has been written by, correct answer is Dr. APJ Abdul Kalam. Correct answer is Dr. APJ Abdul Kalam. India 2020 a vision for the new millennium has been written by Dr. APJ Abdul Kalam. Clear. Next question देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। देखिए जीके का क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, कब हुआ था बंगाल का पार्टीशन, 1905 में। आपको याद रखता है कब हुआ था, 1905 में। ये यहाँ से और एक क्वेश्चन बनेगा। वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ मूवमेंट नोन एज। करेक्ट आंसर इज स्वदेशी मूवमेंट। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1905 में जो बंगाल का पार्टिसिपेंट यानी पार्टीशन हुआ था, उसको विभाजित किया गया था। तो किस लिए विभाजित किया गया था, किस मूवमेंट की ग्रोथ के लिए, स्वदेशी मूवमेंट के लिए। और यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है कि जब 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उस वक्त बंगाल का वाइसराय कौन था, तो कौन था, लॉर्ड कर्जन। कौन था, लॉर्ड कर्जन। आपको ये भी याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द आइडियाज and principal different from Sultan of Delhi was mainly work of, correct answer is Akbar। करेक्ट आंसर इज अकबर। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो मुगल साम्राज्य, सबसे पहले इसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ। जो मुगल साम्राज्य उसके संस्थापक कौन थे, यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बाबर। सबसे पहले बाबर आया था 1526 में या 24 में आया था शायद इंडिया में। उसके बाद जो बाबर थे उसने क्या किया था, मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। फिर बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो दिल्ली का जो शासक था, सुल्तान ऑफ दिल्ली जो अकबर था, उसका जो आइडिया था और जो वर्क करने का जो प्रिंसिपल था, वो सबसे अलग था। तो यही अपने को पूछ रहा है, तो वो कौन सा शासक था, वो था अकबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which post are not mentioned in the constitution of India। करेक्ट आंसर इज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, उसकी पोस्ट अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, यानी उप प्रधानमंत्री। जिस जैसे राष्ट्रपति होता है प्रेसिडेंट, उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर, उसी तरह वाइस प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं। लेकिन इसकी जो पोस्ट है अपने भारतीय संविधान में, इसका कोई मेंशन, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
who preside over the joint sitting of the Lok Sabha and Rajya Sabha. Correct answer is Speaker of Lok Sabha. Correct answer is Speaker of Lok Sabha. यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। और आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि प्रेजेंट टाइम पे अपने इंडिया के लोकसभा के स्पीकर कौन है अभी। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले इसके बारे में कुछ डिटेल आपको बताता हूँ। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों अलग अलग अंग है किसके, संसद के। सबसे निचला सदन कौन सा है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या बोल सकते हैं अपन संसद का, वो है लोकसभा। उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो इसका एक अभिन्न अंग होता है। तो मेनली जो लोकसभा है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, वो लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की अगर संयुक्त अध्यक्षता करनी है, वो ज्वाइंट सिटिंग करनी है, तो वो कौन प्रिसाइड करेगा, वो करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज। करेक्ट आंसर इज मैडम भीकाजी कामा। करेक्ट आंसर इज मैडम भीकाजी कामा। यानी जो भारतीय क्रांतिकारी है उनकी माँ के रूप में किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, मैडम भीकाजी कामा को। अब ये मैडम भीकाजी कामा कौन है, यहाँ से क्या होता है, 3 या 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो सभी क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे करवा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा इससे रिलेटेड, जो मैडम भीकाजी कामा है इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने फ्लैग का डिज़ाइन किया था। अब जैसे मैंने आपको बोला फ्लैग का डिज़ाइन किया गया था, अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिज़ाइन किया गया था। तो आपको याद रखना है, स्वतंत्र भारत का नहीं बोल रहा हूँ, भारत स्वतंत्र होने के पहले जो फ्लैग का डिज़ाइन किया था वो किसने किया था, मैडम भीकाजी कामा ने। जिसमें हरा रंग, केसरी रंग और लाल रंग का ऐसा तिरंगा टाइप था, और बीच की जो पट्टी थी केसरी रंग की, वहाँ पे वंदे मातरम नाम से ऐसा लिखा था, उन्होंने डिज़ाइन किया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैडम भीकाजी कामा ने सबसे पहले अपने इंडिया के ध्वज को कहाँ पे फहराया था, तो कहाँ पे फहराया था, जर्मनी में। किस साल फहराया था, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो कब फहराया था, 1907 में। ये देखिए 3-4 क्वेश्चन यही से बन रहे। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपका अभी डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं, कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिज़ाइन किसने किया था, तो किसने किया था, पिंगली वेंकैया ने। किसने, पिंगली वेंकैया ने इसका डिज़ाइन किया था। तो आपको ये डिफरेंस, इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द फर्स्ट मिसाइल बोट बिल्ट इन इंडिया इज। करेक्ट आंसर इज INS विभूति। करेक्ट आंसर इज INS विभूति। जो INS विभूति ऐसी पहली मिसाइल बोट है जिसका इंडिया के अंदर जिसको बनाया गया था। इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था, मुंबई से। कहाँ से, मुंबई से इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इज लोकेटेड एट। करेक्ट आंसर इज पणजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ये कहाँ पे लोकेट है, ये लोकेटेड है पणजी में। पणजी कहाँ पे, गोवा में, जो गोवा की कैपिटल है पणजी। अब इसकी स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी, 1 जनवरी 1966। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इज फाउंडेड इन 1 जनवरी 1966। करेक्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिशिंग पोर्ट ऑफ ट्यूटिकोरिन इज लोकेटेड ऑन कोरोमंडल कोस्ट। करेक्ट आंसर इज कोरोमंडल कोस्ट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द हाईएस्ट कोकोनट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। करेक्ट आंसर इज इंडिया। यानी ओवरऑल, सॉरी इंडिया नहीं, इंडोनेशिया। ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ पे उगाए जाते हैं, यानी नारियल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है ओवरऑल वर्ल्ड में, इंडोनेशिया। सेकंड नंबर पे कौन है, फिलीपींस। और अपना इंडिया कौन से नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे। तो आपको ये याद रखना है। अगर पूछा जाए आपसे कि हाईएस्ट कोकोनट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड विच कंट्री, करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। सेकंड रैंक पे कौन है, फिलीपींस। थर्ड पे कौन है, अपना कंट्री इंडिया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी चेम्बर्स डज द हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल। करेक्ट आंसर इज 4। जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल यानी क्या होता है, मगर। आप सभी ने देखा होगा मगरमच्छ, उसके अंदर जो हार्ट होता है, जो ऐसे इंसान का दिल होता है, उसमें कितने चेंबर होते हैं, 4। 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। तो उसी तरह जो क्रोकोडाइल है उसके अंदर 4 चेंबर होते हैं। क्लियर, ऑरिकल और वेंट्रिकल। अब ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, जो क्रोकोडाइल है वो रेप्टाइल्स के अंदर आता है। रेप्टाइल्स ग्रुप में वो आता है, जैसे स्नेक वगैरह होगा, ये भी रेप्टाइल्स में आता है, जिसको सरीसृप कहा जाता है। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ 3 चेंबर होते हैं।
हार्ट के 3 ही चेंबर होते हैं, सिर्फ हृदय के 3 ही कक्ष होते हैं, लेकिन जो क्रोकोडाइल ऐसा जानवर है, जानवर तो नहीं बोल सकते, ऐसा जीव है जिसके अंदर 4 चेंबर होते हैं। तो आपको ये याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब तक मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन का लेवल देखो आपको पता तो लग गया होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं बहुत ही अच्छे नंबर के, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और आने वाले किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेजिस्लेटिव काउंसिल in a state can be abolished by the parliament on the recommendation of। करेक्ट आंसर इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है स्टेट में, उसको एबॉलिश किया जाता है, यानी उसका विघटन किया जाता है, उसको भंग किया जाता है। तो किसके रिकमेंडेशन पे किया जाता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। विच ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर लाइज क्लोजेस्ट द अर्थ? करेक्ट आंसर इज ट्रोपोस्फियर। मैंने सेकंड क्वेश्चन में, इसी वीडियो में दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। 5 परतें होती है, कौन सी? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर। लेकिन जो अर्थ की सबसे नजदीकतम परत है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फियर, जिसको हिंदी में अपन शुभ मंडल भी कहते हैं। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेराइटी ऑफ स्टील विच इज रेजिस्टेंस टू एसिड इज। करेक्ट आंसर इज स्टेनलेस स्टील। जो स्टील की जो वेराइटी है, ऐसी कौन सी वेराइटी है जो एसिड को रेजिस्ट करती है? तो जो स्टेनलेस स्टील है इसकी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, किससे रिलेटेड? एसिड अटैक से रिलेटेड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी मेजर एंड माइनर पोर्ट्स इन इंडिया? करेक्ट आंसर इज मेजर पोर्ट्स 13 मेजर पोर्ट्स एंड 200 माइनर पोर्ट्स आर लोकेटेड इन इंडिया। आपको याद रखना है, पोर्ट यानी क्या होता है? बंदर। तो मेजर सबसे बड़े पोर्ट कितने हैं? 13, और माइनर यानी उससे छोटे तो कितने? 200 पोर्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम शेयर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी क्या होता है? जीडीपी नाउ कम फ्रॉम सर्विसेज। जो सर्विस है, जो सेवा है, सेवा के माध्यम से ज़्यादा जीडीपी आती है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम होता है। कहाँ से? सर्विसेज से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 डिग्री चैनल सेपरेटेड। जो 9 डिग्री चैनल है वो किस किस को सेपरेट करता है? तो किस किस को सेपरेट करता है? मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप को। किसको? मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप को सेपरेट करता है। और आपको कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके आंसर बताइए कि 10 डिग्री चैनल है वो किस किस को अलग करता है। तो आपको ये भी, इसकी भी आंसर कमेंट करके जरूर बतानी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले यही क्वेश्चन बन गया है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाज फाउंडेड इन ईयर। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1927 में। कब की गई थी? 1927 में। 1927 में फिक्की की स्थापना की गई थी। अब यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना किसने की थी? घनश्याम दास बिड़ला ने और पुरुषोत्तम दास ठक्कर ने महात्मा गांधी जी के एडवाइस पर इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ह्यूमन किडनी हैज लार्जर नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कार्ड। करेक्ट आंसर इज नेफ्रॉन। जो ह्यूमन किडनी है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? ब्लड को फिल्ट्रेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है? उसमें कुछ जो हार्मफुल प्रोडक्ट वगैरह होते हैं जो यूरिन के माध्यम से उसको अपने शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो कहाँ पे इसका ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन होता है? तो यही पूछ रहा है, तो वो होता है नेफ्रॉन्स में। यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे लोकेट होते हैं? किडनी में। देखिए यही पे आपका क्वेश्चन बन गया, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक जरूर देखिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। करेक्ट आंसर इज फॉलोपियन ट्यूब। जो फॉलोपियन ट्यूब है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए जैसा मेल गमिट, मेल गमिट क्या है? स्पर्म। और जो फीमेल गमिट क्या है? एग, जिसको ओवा भी कहते हैं। जैसे ही जो यूनियन है मेल एंड फीमेल का, इन दोनों के बीच जैसे कि हो गया, जैसे सेक्स पर्पस हो गया, सेक्स की क्रिया इनके अंदर जैसे होती है, तो क्या होता है? जो ह्यूमन का जो मेल का जो गमिट है स्पर्म, वो कहाँ पे चला जाता है? फीमेल्स की वजाइना में। उसके बाद क्या होता है? स्पर्म और जो एग होता है इन दोनों का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो यही पूछ रहा है फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फॉलोपियन ट्यूब में। और जो मेल गमिट और फीमेल गमिट इन दोनों का आपस में फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है? झाइगोट तैयार होता है। क्या होता है? झाइगोट। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि झाइगोट क्या है? झाइगोट डिप्लॉइड है। मेल गमिट
मोनोप्लाइड और जो फीमेल गैमेट है ये दोनों मोनोप्लाइड है। मोनोप्लाइड प्लस मोनोप्लाइड क्या होता है, वो डिप्लॉइड हो जाता है, फिर उसके बाद उसको प्लांट किया जाता है, वो ऑटोमेटिक प्लांट हो जाता है। इंसान के बॉडी में कहाँ पे प्लांट होता है, यूटेरस में, और वहाँ पे जो बच्चा होता है नवजात शिशु उसका पूरा वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है। तो यही पूरी प्रोसेस है किसकी, फर्टिलाइजेशन की। क्लियर, समझ में आ गया आपको, मैंने अच्छे से आपको समझाया है। क्लियर। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते। विच वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप, करेक्ट आंसर इज कॉटन। जो कॉटन है ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप है। अब यहाँ पे एक टर्म है ट्रांसजेनिक। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसा एक कोई भी ऐसा ट्री हो गया, कोई भी प्लांट हो गया, उसके अंदर दूसरे जीन मिक्सअप किया जाता है, उसको मिक्स करके एक हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। तो यही पूछ रहा है विच वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप, तो यह है कॉटन। क्लियर। तो यही थी हमारी छोटी सी वीडियो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए देखते हैं वो हमारा क्विज का क्वेश्चन क्या है। तो हमारा वो क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। तो बताइए, मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंप्लीट एग्जाम ऑलवेज विथ यू।